नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। बांग्लादेश में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। खालिदा जिया लंदन गई थी। बहाना तो बीमारी का था, लेकिन किस तरह की परिस्थितियों में गई थी इसके बारे में एक बार विस्तार से आपके साथ बातचीत हो चुकी है। खालिदा वापस बांग्लादेश आ चुकी हैं और उनके लौटते ही बांग्लादेश आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमा ने खालिदा के घर जाकर एक लंबी चौड़ी मीटिंग की है। हालांकि बीएनपी ने अपने बयान में इसे एक शिष्टाचार मुलाकात बताया है, मगर यह शिष्टाचार मुलाकात नहीं है। वकारुज्जमा के विस्फोटक इंटरव्यू के बाद तो कतई नहीं है। इंटरव्यू और अब खालिदा जिया के साथ बैठक के बड़े मतलब निकल करके सामने आ रहे हैं। आज के एपिसोड में बांग्लादेश के अंदरूनी हालात और बांग्लादेश किस तरफ बढ़ रहा है उस पर चर्चा होगी। इसके साथ ही बांग्लादेश की कुछ और धमाकेदार खबरें हैं। इन खबरों के आगे पीछे की भी चीजों का पता लगाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो अंत तक देखेंगे, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे, अपनी राय भी जरूर देंगे जो हमारे लिए, कैपिटल टीवी के लिए मायने रखती है। दोस्तों, इलाज के बहाने लंदन गई खालिदा जिया वापस आ चुकी हैं। उनके लौटते ही बीती रात यानी कल 8:30 बजे बांग्लादेश आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमा मुलाकात करने पहुंचे। कहां मुलाकात करने पहुंचे? खालिदा जिया के घर गुलशन रेसिडेंस। और यह प्राइवेट मुलाकात थी। करीब 40 मिनट तक वकारुज्जमा खालिदा जिया के घर में थे। हालांकि इस मीटिंग को बीएनपी ने एक शिष्टाचार भेंट करार दिया। इसे शिष्टाचार भेंट करार देने के लिए संभवतः वकार अपनी पत्नी को भी साथ लेकर के वहां पहुंचे थे। लेकिन बांग्लादेश में जो सामान्य चर्चा है रात की इस बैठक को लेकर के, उसकी माने तो असल में यह बैठक खालिदा जिया के प्लान बी का हिस्सा है, जिसमें अब सेना की भी एक बड़ी अहम भूमिका नजर आ रही है। खालिदा का प्लान बी किसी भी सूरत में इस वक्त मोहम्मद यूनुस को सत्ता से भगाना है, चुनाव से पहले भगाना है। खालिदा जिया बिल्कुल नहीं चाहती कि यूनुस की रिजिम में, उनकी केयरटेकर गवर्नमेंट में बांग्लादेश में चुनाव हो। खालिदा का प्लान ए दोस्तों, शेख हसीना को चुनाव में हरवाना था, जिसमें वह भारत की मदद भी चाहती थी। लेकिन खालिदा के भारत विरोधी अतीत की वजह से भारत ने हाथ खड़े कर दिए थे। और जब शेख हसीना चुनाव में जीत कर दोबारा सत्ता में आ गई, तो खालिदा जिया अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए 16 सालों से सत्ता में काबिज शेख हसीना को किसी भी सूरत में हटाने के लिए उन्होंने क्या कुछ किया, उसे आपने जुलाई के आंदोलन में देखा होगा। खालिदा जिया के इस लक्ष्य में शेख हसीना के खिलाफ मोहम्मद यूनुस की लीडरशिप वाली डीप स्टेट की पूरी लॉबी, शामिल छात्र नेता सब शामिल थे, जमाते इस्लामी भी शामिल था। खालिदा को लगा था तब कि शेख हसीना को हटाने के तुरंत बाद बांग्लादेश में चुनाव हो जाएंगे, और स्वाभाविक है कि चुनाव होते तो शेख हसीना के बाद बांग्लादेश में खालिदा ही दूसरी बड़ी नेता हैं, वे प्रधानमंत्री भी बन जाती। मगर ऐसा हुआ नहीं। शेख हसीना को हटाने तक खालिदा जिया का प्लान ए ठीक ठाक चल रहा था। बस वे यूनुस के नेतृत्व में भारत विरोधी, रूस विरोधी और चीन विरोधी ताकतों के असली मंसूबे को भांपना भूल गई। यूनुस खालिदा की ताकत पर सत्ता में तो आ गया, लेकिन वह ना तो चुनाव करवाने को तैयार हुआ, ना तैयार है अभी भी, और ना ही कुर्सी छोड़ने को। ऐसा इसलिए कि पश्चिमी अमेरिकी डीप स्टेट ने, पश्चिमी ताकतों ने बांग्लादेश में भारत, चीन और रूस को किनारे कर जो हासिल किया था, खालिदा के साथ वह संभव नहीं था। जो हासिल कर रहा है वहां अभी खालिदा के साथ वह संभव नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में बिना भारत और चीन की मदद के खालिदा का सरकार चला पाना असंभव है। और खालिदा इस बात को बखूबी जानती हैं, इसलिए वह उस खेमे में नहीं शामिल हो सकती जहां आज की तारीख में मोहम्मद यूनुस बैठा हुआ है। बाकी खालिदा के चीन के साथ संबंध पुराने थे, हैं अभी भी, और भारत का भी साथ लेने का उन्होंने कई बार प्रयास किया, जो शेख हसीना की लॉयल्टी की वजह से संभव नहीं हो पा रहा था। खालिदा जिया की सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि यूनुस और उसका अमला शेख हसीना को हटवाने को लेकर चले आंदोलन में खालिदा जिया को डिस्क्रेडिट करने लगा है, चुनाव में देरी करने लगा है,
चीजें जस की तस बनी रहें और जमीन पर तमाम तरह की अराजकता की वजह से बीएनपी का अपना काडर हताश था और इसका बीएनपी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूनुस की खालिदा जिया को लेकर, बीएनपी को लेकर के असल में प्लानिंग भी यही थी, यही है। महंगाई, बेकारी, अराजकता आदि को लेकर अपने ही लोगों के सवालों का इस वक्त खालिदा जिया के पास कोई जवाब नहीं है। यह उसी का नतीजा है। आंदोलन से नई पार्टी बनाने की योजना ने भी, जो यूनुस की योजना है और पश्चिमी ताकतों की योजना है, उसने भी खालिदा को चौकन्ना कर दिया। नया वोट बेस बनाने के लिए मोहम्मद यूनुस ने मतदाताओं की आयु सीमा कम करने का प्लान भी सामने कर दिया। उसने वह संविधान बदलना चाहता है और सिर्फ इतना ही नहीं, बांग्लादेश की एजेंसीज का इस्तेमाल करते हुए मोहम्मद यूनुस खालिदा जिया से जुड़े तमाम पुराने प्रोजेक्ट की जांच भी करवाने लगा है, जिसमें रूस के सहयोग से बन रहा रूपपुर परमाणु बिजली घर भी शामिल है। यूनुस ने नाम तो शेख हसीना का लिया कि हम उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच कर रहे हैं, मगर इस परियोजना का एक बड़ा हिस्सा खालिदा जिया के कार्यकाल में भी आता है, जिसमें चीन ने बड़े पैमाने पर निवेश किया था। खालिदा जिया का प्लान ये फेल कैसे हुआ, यह यूनुस के दूसरे हथकंडे से समझ लीजिए। यूनुस ने यह किया कि हिंदू घृणा के नाम पर कट्टरपंथी ताकतों को अपने साथ जोड़ लिया। जमाते इस्लामी को भी खालिदा जिया को कमजोर करने के बहाने अपने साथ मिला लिया। बावजूद कि खालिदा जिया की बीएनपी और जमात दोनों लगभग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों में बुनियादी फर्क सिर्फ इतना है कि बीएनपी कट्टरपंथी इस्लामिस्ट राजनीति तो करती है, मगर खुल्लम खुल्ला नहीं, थोड़ा सा अपना सेकुलर चेहरा बना के रखती है। और जमाते इस्लामी खुल्लम खुल्ला शरिया लागू करने वाली राजनीति बांग्लादेश में करती है। भारत विरोध के मामले में दोस्तों बीएनपी और जमात दोनों एक है, कोई अंतर नहीं है, मगर अब एक दूसरे को बेईमान करार दे रहे हैं, एक दूसरे को देशद्रोही साबित कर रहे हैं। समझ सकते हैं कि बांग्लादेश में इस वक्त कुर्सी के कितने दावेदार हैं और सबके पीछे कोई ना कोई ताकतवर बैकिंग है। बांग्लादेश में इस वक्त हर कोई, वो चाहे यूनुस हो, जमात हो, बीएनपी हो, खालिदा जिया हो, कोई भी हो, हर कोई चाहता है कि सत्ता के लिए उसे सत्ता मिले और वह सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार है। किसी के साथ भी जाने को तैयार है, किसी के पीठ में छुरा मारने को भी तैयार है। सत्ता की इस बांग्लादेशी घुड़दौड़ में शेख हसीना के बाद खालिदा जिया की बीएनपी इस वक्त सबसे बड़ी लूजर बन के सामने आ रही है, जिसकी वजह से खालिदा जिया ने अपना प्लान बदल दिया है। जो उनका प्लान ये था उनको बदलना पड़ा, उनको मुंह की खानी पड़ी मोहम्मद यूनुस के हाथों। दोस्तों, लंदन में खालिदा जिया ने प्लान बी पर काम कर लिया है और इस प्लान में सेना उनके साथ है। आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमा यूं ही मिलने नहीं गया था खालिदा जिया के घर पर। यह वकारुज्जमा ही था जिसके ना कहने के बाद जुलाई 2024 में शेख हसीना को कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। बांग्लादेश में इस वक्त कानून व्यवस्था और म्यांमार सीमा पर जिस तरह के हालात हैं, चिटगांव में जिस तरह का माहौल अभी भी बना हुआ है, एक अनुभवहीन केयरटेकर सरकार की नाकामी के बाद सेना को आगे आना पड़ रहा है, क्योंकि कानून व्यवस्था की हालत खराब है और बांग्लादेश में इस वक्त सिविल वॉर जैसे हालात हैं। लंदन में खालिदा का बेटा तारिक रहता है, जो बम विस्फोट के मामले की वजह से शेख हसीना की सरकार के वक्त से लंदन भाग गया था। उस समय मेरा अनुमान है कि लंदन में कोई डील हुई है जिसमें भारत, चीन खालिदा जिया के साथ एक टेबल पर बैठे हैं। संभवतः ब्रिटेन की मध्यस्थता में हुई है। एक चीज आप गौर करिए, यह ब्रिटेन ही था जहां की संसद में हिंदुओं पर हमले को लेकर के सबसे पहले आवाज उठी और वहां की सरकार ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी अपने नागरिकों को। ब्रिटेन की सरकार ने ट्रैवल एडवाइजरी में कहा था कि वहां यानी बांग्लादेश में आतंकी हमले हो सकते हैं। शेख हसीना के मसले पर भारत का विदेश मंत्रालय भी कह चुका है कि उसके लिए कोई नेता, कोई पार्टी अहम नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के लोग अहम हैं। वो चाहे खालिदा जिया हो, शेख हसीना हो या कोई भी हो, उसके लिए मायने नहीं रखता। शेख हसीना के बहाने भारत को लेकर आपने देखा होगा दोस्तों कि बीएनपी के स्टैंड में
ज्यादा बड़ा चेंज तो नहीं आया है, मगर भारत को खुश करने के लिए खालिदा जिया की बीएनपी अब जमात पर सवाल उठाने लगी है। बीएनपी जमात से सवाल कर रही है कि बांग्लादेश की आजादी यानी मुक्ति संघर्ष में आपका क्या योगदान था। जमात ने 1971 में मुक्ति संघर्ष में पाकिस्तान का साथ दिया था। बांग्लादेश में भारत का सबसे बड़ा कंसर्न भी यही रहा है कि वहां कट्टरपंथी ताकतों को, पाकिस्तान की ताकतों को जगह ना मिले। खालिदा से दूरी की एक वजह में भी दोस्तों उनका पाकिस्तानी अप्रोच भी शामिल रहा था। दूसरी एक और चीज देखने को वहां मिली है, यहां तक कि तारिक ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर ना जाने कितनी मर्तबा सीधे सीधे मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदार ठहराया और उन्हें हमलों को ना रोक पाने की वजह से असफल करार दिया, उनकी सरकार को असफल करार दिया। तीसरा कंसर्न भारत का यह भी रहा है बांग्लादेश में कि बांग्लादेश की जमीन पर कोई अमेरिकी बेस ना बने जो भविष्य में उसके लिए एक नई चुनौती पेश करे। बांग्लादेश में कई चीजें दोस्तों भारत और चीन के कॉमन इंटरेस्ट में हैं। चीन भी चाहता है कि यहां कोई पश्चिमी बेस ना बने जो यहां पड़ोसी देशों के आपसी तनाव का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करे। भारत, चीन, रूस बांग्लादेश में अपने निवेश को लेकर भी चौकन्ने हैं, जिसपे अमेरिकी डीप स्टेट के कारोबारियों की नजर है। तारिक ने बिना नाम लिए कहा था कि बांग्लादेश के संसाधनों पर विदेशी ताकतों की नजर है। तो फिलहाल ऐसा लग रहा कि बीएनपी भारत और चीन के बीच ब्रिटेन की मध्यस्थता में शायद कोई डील हुई है। अब वकारुज्जमा के इंटरव्यू को देखिए। इंटरव्यू में वकारुज्जमा ने जो कुछ बोला है वह किसी लोकतांत्रिक देश के आर्मी चीफ से अपेक्षा नहीं की जाती। बावजूद कि इस्लामिक देशों में लोकतंत्र जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन वकार ने तमाम कूटनीतिक चीजों पर अपनी राय रखी जो समूचे बांग्लादेश में इस वक्त चर्चा का विषय है। और एक तरह से ऐसा लग रहा कि वे उन तमाम सवालों का जवाब दे रहे हैं वकारुज्जमा जिस पे यूनुस सरकार बैकफुट है, चुप है, जो लोग जानना चाहते हैं बांग्लादेश के। वकार से बांग्लादेश की सत्ता हाथ में लेने को लेकर भी सवाल हुए थे, जिस पे उन्होंने साफ कहा कि वे लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखते हैं और उनके आर्मी चीफ रहते ऐसा नहीं होगा, यानी सेना राजनीति में नहीं आएगी। बावजूद कि उन्होंने इंटरव्यू में यूनुस के साथ काम करने की बात दोहराई और कहा कि सेना को चाहे भूखे सोना पड़े, देश की एकजुटता के लिए, देश की संप्रभुता के लिए वह कोई भी बलिदान देने को तैयार है। शेख हसीना के इस्तीफा देने के पीछे भी वकार का बहुत बड़ा योगदान था। खैर, वकारुज्जमा ने बांग्लादेश के अंग्रेजी अखबार प्रथम आलो से कहा था, जो उनका इंटरव्यू था, कि भारत एक अहम पड़ोसी है और बांग्लादेश कई मामलों में भारत पर निर्भर है। ध्यान से सुने, जमा ने कहा था बांग्लादेश की स्थिरता में भारत के व्यापक हित जुड़े हैं, यानी बांग्लादेश स्थिर रहेगा तो भारत को उसका फायदा मिलेगा। उसने कहा था हम भारत के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे उसके राजनीतिक हित प्रभावित हों, उसके रणनीतिक हित प्रभावित हों। इसी तरह हम अपने पड़ोसी से भी यह उम्मीद रखते हैं कि वह भी ऐसा कुछ ना करे जिससे हमारे हितों पर चोट पहुंचे। हमारे हित पारस्परिक हैं। वकार ने चीन को लेकर कहा था हमारी प्रगति में चीन पार्टनर है, चीन ने बांग्लादेश में निवेश किया है, ऐसे में चीन हमारे लिए काफी अहम हो जाता है। बांग्लादेश में चीनी हथियारों का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है, हमारी वायुसेना भी चीनी हथियारों का इस्तेमाल करती है, नेवी भी चीनी हथियारों का इस्तेमाल करती है। जमा ने कहा था तुलनात्मक रूप से चीनी हथियार सस्ते हैं। दोस्तों, जमा ने यह भी कहा था कि राजनीति का विकल्प राजनीति ही होगी, न कि फौज। मामला ऐसा है कि भारत ने म्यांमार की सीमा और चिटगांव की तरफ शिकंजा लगातार कसा हुआ है। सेंट मार्टिन आइलैंड बांग्लादेश की आज की तारीख में एक्सेस में नहीं है, क्योंकि जब अराकान आर्मी ने माउंट डाओ पर दोस्तों कंट्रोल किया था तब वह 2 दिन तक बांग्लादेश के इलाकों में भी घुसी रही और यह बांग्लादेश के आधिकारिक सोर्सेस के हवाले से ये चीजें आई हैं। और उसी वक्त बांग्लादेश के प्रशासन ने अपने नागरिकों को अगले आदेश तक सेंट मार्टिन आइलैंड आने जाने से रोका था।
दूसरा आदेश अभी तक आया नहीं है। और एक चर्चा यह भी है कि अराकान आर्मी ने सितवे पोर्ट की तरह भारत को सेंट मार्टिन आइलैंड देने की बात कही है। तो दो चीजें साफ दिख रही हैं। पहला यह कि सेना के हस्तक्षेप से बीएनपी मोहम्मद यूनुस की सरकार गिराएगी। यह साफ दिख रहा कि मार्शल लॉ लागू हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश के हुड़दंगी छात्रों और जमात को शांतिपूर्ण तरीके से हैंडल नहीं किया जा सकता वहां जैसे हालात हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कार्यवाहक सरकार के रूप में खालिदा जिया की बीएनपी आए और चुनाव हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो तय मानिए कि बांग्लादेश में एक सिविल अनरेस्ट होगा और भारत चिटगांव हिल ट्रैक के रीजन को अलग कर देगा। वहां मुक्ति वाहिनी एक्टिव है। यह वही मुक्ति वाहिनी है दोस्तों जिसे 1975 में मुजीबुर रहमान के तख्ता पलट के बाद भारत ने एक्टिव किया था। यह गैर मुस्लिम ट्राइब्स का मिलिशिया ग्रुप है और यहीं की लीडरशिप की वजह से तख्ता पलट के बाद शेख हसीना के मोहम्मद यूनुस को सबसे ज्यादा चुनौती मिल रही है। इसका एक नजारा 2 जनवरी को चिटगांव में हिंदू संत चिन्मय दास की जमानत पर सुनवाई के दौरान भी दिखा। देशद्रोह के झूठे मामले में अदालत ने जमानत देने से चिन्मय को मना कर दिया। चिटगांव के कोर्ट में भारी सुरक्षा बंदोबस्त किया गया था। पुलिस, सेना, इंटेलिजेंस और इस्लामिक कट्टरपंथियों की भीड़ तैनात थी। बावजूद चिन्मय दास की रिहाई के लिए आवाज उठाने वाले हिंदू बौद्ध बड़े पैमाने पर वहां पहुंचे, अदालत के तुगलकी फैसले का विरोध किया और जमकर बवाल काटा। बांग्लादेशी मीडिया में तो ऐसी ही खबरें हैं। हिंदू वहां 32 दांतों के बीच जीभ वाली स्थिति में हैं। बावजूद उनमें अगर ऐसा जज्बा है तो उसकी वजहें हैं और वकारुज्जमा इन चीजों को बेहतर समझ रहा है। इंटरव्यू में वकारुज्जमा ने पारस्परिक संबंधों का हवाला देते हुए क्यों बांग्लादेश की स्थिरता का मसला उठाया है और यूनुस से अलग चीजों को हैंडल करने की कोशिश करते नजर आए हैं, इसे समझा जा सकता है। बाकी बांग्लादेश वही है जहां वह पिछले 6 महीनों से था। इस बीच नया यह है कि अंतरिम सरकार ने करीब करीब 45 से ज्यादा चीजों पर वैट लगा दिया है। टैक्स से बांग्लादेश की हालत टूट रही है। आंदोलनकारी छात्र बांग्लादेश में अब जगह जगह पीटे जाने लगे हैं। दोस्तों, बांग्लादेश टूटेगा या नहीं, अभी कोई निष्कर्ष देना जल्दबाजी है, मगर इतना तो तय है कि मोहम्मद यूनुस 20 जनवरी से पहले कुर्सी पर नहीं होगा। अभी 31 दिसंबर को संविधान वगैरह बदलने पर आमादा आंदोलनकारी छात्रों ने ढाका में 15 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया है। टाइमलाइन यही है मोहम्मद यूनुस के जाने की। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं, लाइक करें, दोस्तों के साथ साझा करें। फिर किसी नए टॉपिक पर आपसे मुलाकात होगी। आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।